हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल साइंस एनालिसिस। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 बायोलॉजी को, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 यानी लाइफ प्रोसेस, बोले तो हिंदी में जैव प्रक्रम के 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट अति लघुत्तरीय प्रश्नों को, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आप ये वीडियो लास्ट तक देखते हैं तो ये मेरी गारंटी है कि एक ना एक प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम 2023 में यहाँ से ज़रूर पूछा जाएगा, क्योंकि इस चैप्टर में हम बात कर रहे हैं सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। एक एक करके हम सभी प्रश्नों का आंसर भी बताएंगे। तो इस प्रकार से ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक कर दें। चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की और भी इंपॉर्टेंट वीडियो आप सभी के लिए हम डेली लाएंगे, तभी जाके आप सभी का जो सपना है 90+ का वो पूरा हो पाएगा। ठीक है, तो आइए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कह रहा है कि स्वपोषी पोषण क्या है, उदाहरण देकर संक्षेप में समझाइए। तो देखो, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही ज़्यादा इजी वे में मैंने समझाया हुआ है। ठीक है, देखो कह रहा है कि स्वपोषी पोषण क्या है, उदाहरण देकर संक्षेप में समझाइए। ठीक है, अब देखो ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, मैं आपको सब कुछ यही समझा दूंगा। ठीक है, देखो स्वपोषी पोषण होता क्या है। अब देखो स्वपोषी पोषण होता क्या है, इसको जब लोग डिफिनेशन से समझोगे तो अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है जो जीवधारी अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं स्वपोषी कहलाते हैं, अतः इस प्रकार के पोषण को स्वपोषी पोषण कहते हैं। देखो ध्यान से समझना, एक बार फिर से मैं आपको समझाने का कोशिश करूंगा कि ऐसे जीवधारी या फिर ऐसे जीव जंतु जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है, यानी ऐसे जीवधारी, यानी कहने का मतलब है ऐसे जीव जंतु जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं। अतः इस प्रकार के पोषण को ही स्वपोषी पोषण कहते हैं। देखो ध्यान से समझना एकदम, जो जीव जंतु स्वपोषी होते हैं वो अपना जो भी भोजन ग्रहण करते हैं, जिस भी प्रकार से भोजन ग्रहण करते हैं, वो आपकी क्रिया आ जाती है स्वपोषी पोषण में। तो यानी कि जो जीवधारी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें हम स्वपोषी कहते हैं। अतः इस प्रकार के पोषण को हम लोग क्या कहते हैं, स्वपोषी पोषण कहते हैं। ठीक है, इतनी चीज समझ में आप सभी को। आगे आप लोग इसी में लिखोगे कि हरे पौधे स्वपोषी होते हैं। जितने भी आपके हरे कलर के पौधे होते हैं, यानी हरे रंग के जितने भी पौधे होते हैं, सारे स्वपोषी होते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल से, पर्णहरिम तथा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपने कार्बनिक भोजन पदार्थ का, यानी कार्बनिक भोज्य पदार्थ का निर्माण कर लेते हैं। और प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में, जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, उसमें ये सारी कंडीशन होती हैं कि पर्णहरिम और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या होता है, कार्बनिक यौगिक का निर्माण होता है। अब देखिए, ये जो क्रिया कहलाती है आपके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहलाती है। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ग्लूकोज कह सकते हो, फिर ग्लूकोज कह सकते हो। ठीक है, यानी कि ग्लूकोज कह सकते हो या फिर ग्लूकोज, दोनों ही ठीक है। तो ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन मुक्त होती है, जो कि हमारी ऑक्सीजन होती है। ये आपके वातावरण को शुद्धता दिलाती है, यानी ये वातावरण में पहुंच करके आपके वातावरण को शुद्ध करती है। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे एक एग्जाम्पल के जरिए। और ये एग्जाम्पल जो आपका होने वाला है फाइनली एक अभिक्रिया है, जिसको हम लोग देख सकते हैं। इस अभिक्रिया को हम लोग कह सकते हैं प्रकाश संश्लेषण की रिएक्शन, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया। ठीक है, इस अभिक्रिया को हम लोग प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया भी कह सकते हैं बच्चों। तो देखो, इस प्रकार की जो रिएक्शन होती है, इसमें मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आप सभी की पर्णहरिम और प्रकाश की उपस्थिति होती है। क्या होती है, प्रकाश की और पर्णहरिम की उपस्थिति होती है। पर्णहरिम क्या होता है, तो भाई साहब पर्णहरिम होता है ये आपके हरे पौधों में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, हरे पौधों में पाया जाता है। जितने भी आपके हरे पौधे होते हैं उनमें पर्णहरिम पाया जाता है। तो ये पर्णहरिम और प्रकाश की उपस्थिति में एक क्रिया होती है। अब इस क्रिया में भाई साहब क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का अवशोषण होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जल मिलकर क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन बनाते हैं। ठीक है, ध्यान से समझना एकदम। अब देखो क्या होता है, जितने भी आपके पौधे होते हैं, जितने भी पौधे होते हैं, यहाँ से ध्यान से समझना एकदम, जितने भी पौधे होते हैं, यहाँ समझो, जितने भी पौधे होते हैं क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को वो ग्रहण करते हैं। क्योंकि ग्रहण इसलिए करते हैं क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड उनका भोजन होता है।
भाई साहब भोजन होता है। तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड को वो लोग ग्रहण करते हैं, साथ में उन कुछ वो लोग अणु भी लेते हैं जल के, कुछ अणु जल के भी लेते हैं, ठीक है। लेकिन मेनली उनका जो भोजन होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड बोले तो CO2 को वो लोग भोजन के रूप में लेते हैं, लेकिन इसके साथ साथ वे लोग जल के कुछ अणु भी ले लेते हैं, जिसके जरिए जब ये क्रिया होती है तो फलस्वरूप ये लोग बाहर क्या क्या निकालते हैं, तो CO2 यानी सॉरी ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं, जो कि हमारे यानी जो कि मनुष्य के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होती है, ठीक है। ये मनुष्य इससे क्या करते हैं, इससे मनुष्य का जीवन चलता है, ये समझ लीजिएगा, ठीक है। तो आइए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना एकदम। देखो हीमोग्लोबिन क्या है, ये कहाँ पाया जाता है, इसका मुख्य कार्य क्या है, ठीक है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, इसको तैयार करके आप लोग जरूर जाना बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखो ध्यान से समझना, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आखिर में जो ये हीमोग्लोबिन होता है ये होता क्या है। देखो इस प्रश्न को समझने के लिए आप सभी को अपनी बुद्धि को यहाँ पर रखना होगा, ठीक है। क्योंकि बायोलॉजी में ऐसा होता है कि अगर आप एक बार प्रश्न को समझ जाते हो तो आप लोग आसानी से प्रश्न का आंसर लिख सकते हो, ठीक है। देखो हीमोग्लोबिन क्या होता है, तो देखो ये हीमोग्लोबिन इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसमें बड़ी ई की मात्रा चढ़ती है, ठीक है, बड़ी ई की, छोटी ई की नहीं चढ़ती है, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन एक प्रकार का लौह युक्त प्रोटीन है। क्या है भाई साहब, ये एक लौह युक्त प्रोटीन है। इसका निर्माण लौह युक्त वर्णक हीम तथा ग्लोबिन नामक प्रोटीन से होता है, ठीक है। एक बार फिर से समझना, जो हीमोग्लोबिन होता है कि ये लौह युक्त क्या होता है, लौह युक्त पदार्थ होता है, या फिर कह सकते हो लौह युक्त एक प्रोटीन होता है, ठीक है। अब इसका निर्माण कैसे होता है, तो इसका निर्माण होता है लौह युक्त वर्णक हीम तथा ग्लोबिन से, ठीक है। ये दोनों प्रोटीन होते हैं, एक तो ये आपका होता है पहला प्रोटीन और दूसरा होता है ग्लोबिन, ठीक है। इन दोनों से मिलकर किसका, हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो इतनी जानकारी आपको लिख देनी है कि हीमोग्लोबिन क्या होता है, ठीक है। आगे इसी में आप लोगों को बताना होगा कि कहाँ पाया जाता है, तो लिखोगे कि कुछ अपृष्ठवंशी जंतुओं के रुधिर प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन घुला रहता है। किसमें घुला रहता है, रुधिर प्लाज्मा में। और रुधिर प्लाज्मा किसमें पाया जाता है, कुछ अपृष्ठवंशी जंतु होते हैं उनमें रुधिर प्लाज्मा पाया जाता है, तो उनमें ये घुला रहता है। अब जैसे कि कोई आपके अपृष्ठवंशी जंतु हैं, जैसे केचुआ हो गया, ठीक है। तो केचुए में क्या होता है, ये घुला रहता है, और इसके बाद नाम नहीं दिया गया, केवल आप लोग एक एग्जाम्पल लिख लेना, आपका काम चल जाएगा, ठीक है। तो केचुए में आदि सभी जितने भी आपके पृष्ठवंशी जीव जंतु होते हैं उन सभी में ये क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। इसमें आप लोग लिखोगे कि यह लाल रुधिर कणिकाओं में ही पाया जाता है, ठीक है। यानी कि यह लाल रुधिर कणिकाओं में ही पाया जाता है, और ये लाल रुधिर कणिकाएं आपके कहाँ होती हैं, तो ये आपके रुधिर प्लाज्मा में पाई जाती हैं। तो इस प्रकार से आप लोग इस आंसर को आसानी से लिख लोगे, मुझे पूरी उम्मीद है, ठीक है। देखो मैं बार बार समझाऊंगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि याद आपको ही करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि लर्न आपको ही करना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आया। और इनकी नोट्स बना लेना, ठीक है, क्योंकि अगर आप नोट्स बना के तैयारी करोगे तो वो बहुत ही अच्छी तैयारी होती है, ठीक है। आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया ना, समझ में आया ना, तो प्लीज लाइक कर देना। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन ध्यान से समझना, एकदम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी को बता रहा हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए, बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए है, ठीक है। इसको तैयार करके जाना बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि धमनी किसे कहते हैं, कि धमनी किसे कहते हैं, पल्मोनरी धमनी में किस प्रकार का रुधिर पाया जाता है। देखो ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, कि कह रहा है कि धमनी होता क्या, ठीक है, कि धमनी से आप क्या समझते हो। देखो आंसर कैसे लिखोगे आप लोग, धमनी परिसंचरण तंत्र की वह वाहिकाएं होती हैं, कि धमनी परिसंचरण तंत्र की वह वाहिकाएं होती हैं जो रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती हैं, ठीक है। तो ये क्या करती हैं, जो धमनियाँ होती हैं ये रुधिर को क्या करती हैं, हृदय के शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती हैं, विभिन्न भागों तक ले जाती हैं, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रुधिर जो होता है अगर आपके प्रत्येक शरीर तक नहीं पहुंचेगा, प्रत्येक शरीर में नहीं पहुंचेगा, प्रत्येक भाग में नहीं पहुंचेगा, आपका जो भोजन है वो ठीक तरीके से पच नहीं पाएगा, और ऐसी बहुत सारी क्रियाएं आप सभी के शरीर में होती हैं वो नहीं होंगी अगर आपका जो रुधिर है एक जगह रुका रहेगा, ठीक है। इसलिए धमनी क्या करती है, आपके जो रुधिर होता है उसको पूरे शरीर में क्या करती है, प्रवाहित कराती रहती हैं, ठीक है। तो यही तो कह रहा है कि धमनी परिसंचरण तंत्र की वह वाहिकाएं होती हैं जो रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती हैं। अब बात आ जाती है कि पल्मोनरी धमनी में किस प्रकार का रुधिर पाया जाता है। तो पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध रुधिर पाया जाता है, और ये रुधिर जो होता है भाई साहब अनऑक्सीकृत होता है, ठीक है। तो इसमें तो वही लिखा हुआ है ना कि पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध रुधिर पाया जाता है जो अनऑक्सीकृत होता है वह पाया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग इस आंसर को आसानी से लिख सकते हो और इसके नोट्स बना लेना, ठीक है। तो इसके स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, फिर मैं अगला क्वेश्चन बताता हूँ।
तो क्वेश्चन नंबर 4 आप सभी को स्क्रीन पर दिख रहा है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, तैयार करके जाना और देखना आप लोग ये क्वेश्चन को एक बार तैयार कर लेना, फिर आप लोग देखना एक बार कि आपके बोर्ड एग्जाम में यही क्वेश्चन आएंगे जो मैं कराऊंगा, ठीक है। तो जितने भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को जरूर से शेयर कर दें, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं फिर। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य के हृदय में कितने वेशम होते हैं, ठीक है। कि जो मनुष्य का हृदय जो भाग होता है हृदय, इसमें कितने वेशम होते हैं, यानी वेशम की संख्या कितनी होती है। साथ में पूछ दिया गया है कि इनमें सबसे बड़ा वेशम कौन सा होता है, यानी जो सबसे बड़ा वेशम होता है वो कौन सा है, ठीक है। ये कौन सा वेशम है, कहाँ पाया जाता है, ये आपको लिखना है यहाँ पर, ठीक है। और ये बोर्ड एग्जाम में आपके 2-2 नंबर के प्रश्न आते हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है, तैयार कर लेना। चलिए देखो सबसे पहले क्वेश्चन को समझो कि मनुष्य के हृदय में कितने वेशम होते हैं, ठीक है। तो देखो मनुष्य हृदय में 4 वेशम होते हैं। कितने वेशम होते हैं, 4 वेशम होते हैं। इसके आगे के चौड़े भाग को हम लोग अलिंद कहते हैं, समझ में आया। यानी जो आपका वेशम होता है ना, वेशम, इसके आगे का जो चौड़ा वाला भाग होता है ना, इसको हम लोग अलिंद कहते हैं। और आगे आप लोग समझना इसी में कि जो पीछे के जो सिरा होता है, यानी जो पीछे का सिरा होता है, जो सकरा सिरा होता है, यानी पीछे का जो सकरा भाग होता है ना, उसको हम लोग निलय कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, उसको हम लोग निलय कहते हैं, ठीक है। तो अलिंद व निलय एक पट द्वारा दाएं व बाएं अलिंद व निलय में बटे होते हैं। यानी कि जो आपके अलिंद होते हैं, अलिंद यानी अलिंद और निलय, यानी कि अलिंद और निलय दोनों ही आपको पता है ना कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। अलिंद आपका पीछे पाया जाता है, और जबकि जो आपका भाई साहब यानी जो आपका जो अलिंद होता है वो आगे पाया जाता है, और आपका जो निलय होता है वो पीछे पाया जाता है, ठीक है। अलिंद व निलय एक पट द्वारा दाएं व बाएं अलिंद व निलय में बटे होते हैं, ठीक है। यानी ये समझ सकते हो दायां निलय व बायां निलय में ये बटे हुए होते हैं। अब आप लोग यहाँ समझिएगा, बायां निलय में सबसे बड़ा वेशम होता है, ठीक है। तो आपसे प्रश्न में बात की गई थी 2 चीज़ों की, ठीक है, लेकिन मैंने आपको बहुत सारा बता दिया है कि मनुष्य में कितने वेशम पाए जाते हैं। तो आप लोग बोलोगे 4 वेशम पाए जाते हैं। सबसे बड़ा वेशम कौन सा होता है, तो बायां निलय जो होता है, बायां निलय, ये सबसे बड़ा आपका वेशम होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग इस आंसर को अच्छे से तैयार कर लेना, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको तैयार करके जाना, और जितने भी क्वेश्चन बताना हूँ सभी को आप लोग अच्छे से तैयार करना। यही क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि उत्सर्जन किसे कहते हैं, यानी जो आपका उत्सर्जन होता है ये क्या होता है, मनुष्य के शरीर में कौन सा उत्सर्जी अंग पाए जाते हैं, ठीक है। यानी कि जो मनुष्य होता है, मनुष्य के शरीर में कितने उत्सर्जी अंग पाए जाते हैं, ठीक है। यानी साथ में हमको ये भी बताना होगा कि जो उत्सर्जन होता है वो क्या होता है, और साथ ही साथ उत्सर्जन की क्रिया में जितने उत्सर्जी अंग होते हैं उनके आपको नाम लिखने, ठीक है। और इसको ज़्यादा आप लोग लंबा नहीं खींचोगे, क्योंकि ये जो आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आता है ओनली 2 अंक का आता है, ठीक है। कितने अंक का आता है, ओनली 2 अंक का आता है, इसलिए इस प्रश्न को आप ज़्यादा लंबा खींचोगे नहीं। जितना मैं आपको बताऊंगा उतना ही आपको करके आना है, ठीक है, ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ नहीं लिखना, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझना एकदम, उत्सर्जन क्या होता है। तो देखो शरीर में उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप बने उत्सर्जी पदार्थों को, यानी कि शरीर में उपापचय क्रिया के दौरान जितने भी आपके उत्सर्जी पदार्थ होते हैं ना, उनको शरीर से बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है, ठीक है। अब इस प्रश्न को आप लोग ध्यान से समझना, यहाँ तक इतना समझना, यहाँ तक, ठीक है। इतना है क्या, इसका माजरा क्या है, देखो समझना। यानी कि आपके शरीर में जो भी आप भोजन को ग्रहण करते हो, ठीक है, जो भी आप भोजन को ग्रहण करते हो, एक समय बाद आप उस भोजन को बाहर निकालते हो ना। एक समय बाद जो आपने भोजन ग्रहण किया है, ठीक है, जो भी आपने भोजन ग्रहण किया है आप लोग उसे बाहर निकालोगे ना, एक समय बाद बाहर निकालोगे। लेकिन यहाँ समझने की कोशिश करना, ये जो भोजन आपका बाहर निकलता है ना, ये जो क्रिया कहलाती है वो आपकी क्रिया होती है उत्सर्जन। क्या, कौन सी क्रिया होती है, उत्सर्जन की क्रिया, ठीक है। अब यहाँ ये समझना, जो उत्सर्जन की जो क्रिया होती है ना, उसमें ऐसे बहुत से अंग होते हैं जो आपकी उत्सर्जन की क्रिया में आप सभी को महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, ठीक है। अब ये कौन कौन से अंग होते हैं जिससे उत्सर्जन की जो क्रिया होती है वो होती है, तो देखिएगा सबसे पहला आपका हो जाता है वक्र, यानी जो वृक्क होते हैं, या फिर वक्र कह सकते हो, फिर वृक्क, ऐसे तो वृक्क ही से हम लोग कहेंगे। जो आपके वृक्क होते हैं, नंबर 1 पॉइंट, जो आपका वृक्क होता है ये क्या करता है, ये आपको मैं वृक्क के बारे में जब आपको लॉन्ग क्वेश्चन बताऊंगा तो आपको वृक्क के बारे में काफ़ी चीज़ मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। इतना समझिएगा, वृक्क पाया जाता है जो आपका उत्सर्जी अंग होता है। त्वचा ये भी उत्सर्जी अंग होता है, यकृत ये भी इंपॉर्टेंट है, और फेफड़े।
आप लोग चाहो तो त्वचा को हटा देना, लेकिन वृक्क, यकृत और फेफड़े का नाम जरूर से लिखना, ठीक है। ये 3 सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण उत्सर्जी अंग होते हैं, वृक्क, यकृत और फेफड़ा, ठीक है। तो आई होप सभी को ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। तो इस प्रकार से आज की इस वीडियो के अंदर हमने आप सभी लोगों को टोटल 5 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताया, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप चैनल पर नए आए हो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। आप लोग सब्सक्राइब कर लोगे तो ये रहेगा कि आप आने वाले जितने भी स्टूडेंट्स होंगे वो भी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। और ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए आप लोग चैनल को शेयर करना, लाइक करना, और हम लोग मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।